अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम इस वीडियो में मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। तो पिछले वीडियो में हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका विद्युत आवेग के माध्यम से सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका या फिर पेशी ऊतक तक पहुंचाती थी। दूसरा था ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं क्या थी? ये वह क्रियाएं थी जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे बोलना या किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, लिखना, ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तीसरा था अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो स्वतः होती हैं, जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जैसे सांस लेना, भोजन का पचना, हृदय का धड़कना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं थीं। और चौथा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती हैं? वह क्रिया जो अचानक से होती हैं। अचानक से की गई अनुक्रिया, किसी उद्दीपन में अचानक से की गई अनुक्रिया बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के, वह क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे इसके उदाहरण भी हमने देखे थे। एकदम से गर्म तवे पर हाथ छूट जाता है तो हाथ हम लोग पीछे हटा लेते हैं। करंट अगर लग जाए तब हम हाथ पीछे हटा लेते हैं, झटका लग जाता है। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं थी, ये हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के हमने प्रकार पढ़े थे कि इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया था। तो तंत्रिका तंत्र को मैंने बताया था मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, मस्तिष्क व मेरुरज्जु। अब मस्तिष्क और मेरुरज्जु का कार्य मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में। क्या था? मेरुरज्जु क्या होता है? मोस्टली तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो क्या करती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। ठीक है, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो इसका कार्य क्या होता है? सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करना। अब सोचने के लिए सूचना केवल मेरुरज्जु ही नहीं, इसके लिए एक अधिक जटिल क्रियाविधि की आवश्यकता होती है। इसके लिए ये जटिल क्रियाविधि कौन करता है? ये मस्तिष्क करता है। तो जो मस्तिष्क है वह हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। इसको याद रखिएगा, जो मस्तिष्क है वह हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। लेकिन मस्तिष्क व मेरुरज्जु दोनों ही शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। समाकलन मीन्स इनको प्रोसेस करते हैं। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों का ही कार्य है शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करना और इसका समाकलन करना। जिस प्रकार से हमने देखा था, कुछ ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे लिखना, बात करना या किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो हमें आगे क्या करना है उसका निर्णय लेने के लिए किसका उपयोग होता है? मस्तिष्क का उपयोग। कि मस्तिष्क हमें बताता है कि हमें आगे क्या करना है, लिखना है, ताली बजाना है, क्या करना है। और ये मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजना, और मस्तिष्क क्या करता है? हमारी उन पेशियों तक संदेश भेजता है कि हमें आगे क्या कार्य करना है। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसी का जो दूसरा पार्ट था वो था परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? कपाल तंत्रिका व मेरु तंत्रिका। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं से और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना होता है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये कपाल की तंत्रिकाएं हैं और मेरुरज्जु, यहाँ जो बीच में मेरुरज्जु है, तो इससे ये तंत्रिकाएं जो निकल रही हैं ये सारी मेरु तंत्रिकाएं हैं। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? कपाल तंत्रिका व मेरु तंत्रिका से मिलकर बना होता है। अब ये दोनों तंत्रिका तंत्र जो हैं वो मिलकर हमारा पूरा सूचना कैसे तरह प्रोसेस होनी है, कैसे पहुंचनी है, ये दोनों मिलकर ही इस कार्य को करते हैं। अब हम जानते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। हम देखते हैं मानव मस्तिष्क क्या है और इसके कितने भाग हैं और इसका क्या कार्य है। तो मानव मस्तिष्क, जैसा मैंने आपको बताया, मस्तिष्क क्या है? शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है
सबसे सोचने वाला जो भाग है वो कहाँ है, मस्तिष्क में उपस्थित है, समन्वय केंद्र है, कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का मुख्य केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। इसको 3 भागों, मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तो ये 3 भागों में इसका डिवीज़न हुआ है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये चित्र है मानव मस्तिष्क का। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो नाम आपको क्लास 10th में याद रखने हैं, वो इसमें लेबल किए गए हैं। पहला है कपाल खोपड़ी। कपाल क्या है, आउटर कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की। हमारा जो मस्तिष्क है उसकी आउटर कवरिंग को कपाल कहते हैं। प्रमस्तिष्क, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। प्रमस्तिष्क जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमस्तिष्क है, ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है। दूसरा मध्य मस्तिष्क, यहाँ जो बीच में वाइट कलर का है ये हमारा मध्य मस्तिष्क हो गया। उसके बाद आता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क देखिए यहाँ पे ये पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पॉन्स, दूसरा है मेडुला और तीसरा है अनुमस्तिष्क। ये 3 भागों में डिवाइड है पश्चिम मस्तिष्क। और 2 नाम आपको याद रखने हैं, वो है हाइपोथैलेमस, इसके बारे में आप अभी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वहाँ पे पढ़ेंगे, और पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में भी आप अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जब आप पढ़ेंगे तो इसको हम वहाँ पढ़ेंगे। और नीचे मेरुरज्जु आप देख सकते हैं, मेरुरज्जु नीचे है। तो ये अग्र मस्तिष्क यहाँ पर है, दूसरा है हमारा मध्य मस्तिष्क और तीसरा है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। इसके एक के हम अभी आगे कार्य देखेंगे कि इनके क्या कार्य होते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, बस थोड़े थोड़े से आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हम पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है, यह मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। जो अग्र मस्तिष्क है वह क्या कार्य करता है, यहाँ जो सोचने वाला, जितने भी काम हम सोच समझ के करते हैं वह कार्य करता है। दूसरा है विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे पहले वाले वीडियो में, आग लगने वाला एग्जाम्पल देखा था। कहीं आग लग जाए तो क्या होता है, वहाँ ग्राही कौन सी हुई, हमारी आँख जो है वो देख रही है कि यहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो हमारी आँख जो हो गई ग्राही हो गई। वहाँ से सूचना कहाँ जाएगी, हमारे मेरुरज्जु से होती हुई सूचना हमारे मस्तिष्क तक गई, और मस्तिष्क के कहाँ, अग्र मस्तिष्क वाले भाग में गई। यहाँ उसको सूचना मिली और यहाँ से अग्र मस्तिष्क क्या करता है, वह सूचना वापस मेरुरज्जु को भेजेगा, और मेरुरज्जु यह सूचना हमारी पैरों वाली, जो टांग वाली जो पेशी उत्तक है वहाँ पे भेजता है, और उनको बोलता है कि यहाँ से हमें भागना है, यहाँ से हमें हटना है। तो इस तरह जो है अग्र मस्तिष्क क्या करता है, विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने वाला यह क्षेत्र है। तीसरा है इसके अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। अब इसमें भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं इसके, वो क्या करते हैं, कुछ क्षेत्र सुनने के लिए बटे हुए हैं, कुछ सूंघने के लिए क्षेत्र होते हैं, कुछ देखने और आदि कार्य करने के लिए विशिष्ट होते हैं। मतलब इनका बंटवारा हुआ है। अग्र मस्तिष्क को भी अलग अलग केंद्र में बांटा गया है। चौथा है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। लिखना, बात करना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, अपना हाथ उठाना, चलना, ये सारे, बोलना, ये सारी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, तो उनको नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद रखना, जब पहले कभी कोई घटना हो चुकी है या जो हम अपना याद करते हैं, अपने सब्जेक्ट्स का याद करते हैं, तो ये अग्र मस्तिष्क वाला भाग होता है, ये क्या करता है, सूचनाओं को याद रखता है। ये सूचनाओं को याद रखता है और क्या करता है, कितना आप सोच सकते हैं, ये अग्र मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका अग्र मस्तिष्क बहुत अच्छे से विकसित है तो ये आपको बताएगा कितना आप सोच सकते हैं, कितना आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितना आपको याद रहता है, ये सब अग्र मस्तिष्क के काम हैं। और
शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना, उनको एनालाइज करना, उनको प्रोसेस करना। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करता है और उनको एनालाइज करता है, उनको प्रोसेस करेगा कि हमें क्या करना है। भूख से संबंधित केंद्र भी यही है, ये हमें बताता है कि हमें भूख लग रही है। तो हमने अग्र मस्तिष्क को समझ लिया, यह क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। और क्या करता है, विभिन्न ग्राही से सूचना को प्राप्त करता है और उनको एनालाइज करता है, उनका समायोजन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर कोई आपको 2 फिंगर्स दिखा रहा है अपनी, तो क्या होगा वहाँ पे आप अपनी आँख से देख पाएंगे 2 फिंगर्स हैं। ठीक, अब आपको बोलना है, आपको बताना है, अपना जवाब देना है, तो इसके लिए क्या होगा, जो आपने देख लिया अपनी आई से 2 फिंगर्स हैं, अब ये सूचना जाएगी आपकी मेरुरज्जु के पास, मेरुरज्जु से ने पास की ये सूचना मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क वाले भाग में गई। ये सूचना वहाँ से उसने एनालाइज किया और वो आपको बताएगा, पेशी ऊतक तक सूचना वापस भेजेगा कि आपको मुंह से बोलना है, आपके मुंह पर ये सूचना भेजेगा कि आपको मुंह से बोलना है कि 2 फिंगर्स हैं। ऐसे मैंने आग लग जाए वाला आपको उदाहरण बताया था, तो ये सब अग्र मस्तिष्क वाले भाग के ही कार्य हैं। और इसका क्या कार्य है, पूर्व ज्ञान को स्टोर करके रखता है। जो हमने अपने पास्ट में जितना भी ज्ञान एकत्रित किया है, जो भी याद किया है, उसको स्टोर हाउस है ये पूर्व ज्ञान का। तो ये हो गए अग्र मस्तिष्क के कार्य। अब हम आगे देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसा मैंने बता चुकी हूँ, अनैच्छिक क्रियाएं जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को हमने देखा था, वहाँ हमने देखा था ऐच्छिक क्रियाएं सारी अग्र मस्तिष्क के भाग में आती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है और कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है वो नियंत्रित करता है। तो यहाँ आपको बस एक ही याद रखना है इसका कार्य, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, पुतली के आकार में परिवर्तन करता है। तो ये मध्य मस्तिष्क का कार्य हो गया। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। ये इसका क्या कार्य है। अच्छा, पश्चिम मस्तिष्क को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। अब इनके हम लोग कार्य देखते हैं। सबसे पहला है अनुमस्तिष्क। ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। ऐच्छिक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा, अनुमस्तिष्क जो है इसका अनैच्छिक क्रिया से कोई संबंध नहीं, ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, बॉडी को बैलेंस बनाकर रखता है। जैसे उदाहरण है इसके, पेन उठाना, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना आदि, ये सब अनुमस्तिष्क के कार्य हैं। यह हमें बताता है पेन उठाना है, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना अनुमस्तिष्क के कार्य हैं। नेक्स्ट है मेडुला। मेडुला क्या करता है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है। जो अनैच्छिक कार्य हैं उनका नियंत्रण करेगा, जैसे रक्तचाप, लार आना, वमन आदि, ये मेडुला के कार्य हो गए। अब पॉन्स है। पॉन्स क्या कार्य करता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन का नियंत्रण। तो हमने देखा अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग होता है, जितना पूर्व ज्ञान है उसको जो स्टोर करके रखता है, तर्क वितर्क करने का हमको अवसर देता है, तर्क वितर्क हम कर सकते हैं, और विभिन्न ग्राही से सूचनाओं को प्राप्त करता है और उसको एनालाइज करता है। मध्य मस्तिष्क ने क्या किया, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन। और हमारा आ गया पश्चिम मस्तिष्क, वह क्या करता है, उसके 3 भाग हैं। अनुमस्तिष्क, ये ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है और बॉडी का बैलेंस बनाकर रखता है। उदाहरण हमने इसके देखे, पेन उठाना, सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना आदि। मेडुला का क्या कार्य है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे रक्तचाप, लार आना, वमन आदि। पॉन्स का कार्य भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है, श्वसन का नियंत्रण एग्जाम्पल है इसका। अब देखिए, ऐच्छिक क्रियाएं केवल अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क वाला भाग करता है और अग्र मस्तिष्क कर रहा था। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण 3 जगह हो रहा है, मेडुला, पॉन्स व मध्य मस्तिष्क में। तो ये
इसके ब्रेन के पार्ट थे, मस्तिष्क के पार्ट थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोग को इतना ही याद रखना है क्लास 10th में। हायर क्लासेस में आप इसको और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे होती है। ये इतने प्रमुख ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, तो इनकी अब सुरक्षा कैसे होती है, इनकी सुरक्षा कौन करता है। तो मस्तिष्क का मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले भी। मस्तिष्क क्या होता है, एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। इसको हम कपाल कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो ये हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रेनियम में अवस्थित होता है, हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। और बॉक्स के अंदर क्या होता है, तरल पूरित गुब्बारे में, तरल लिक्विड होता है, गुब्बारे जैसा होता है, उसके अंदर मस्तिष्क उपस्थित होता है जो क्या करता है, प्रघात से, चोट से बचाता है मस्तिष्क को। और दूसरा था मेरुरज्जु। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है, मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। मैंने बताया था आप लोग को फर्स्ट वीडियो में, मेरुरज्जु कहाँ उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर उपस्थित होता है। तो इसकी सुरक्षा रीढ़ की हड्डी, या इसको हम कशेरुक दंड भी कहते हैं, तो उससे इसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये था सुरक्षा वाला कि इनकी सुरक्षा कौन करता है। अब एक और चीज़ आपको इसमें जाननी है, इस पाठ में, इस टॉपिक में, वो है तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय किस प्रकार से होता है। मतलब ये दोनों आपस में इतने समन्वय से किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो इसको मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ही समझाया है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री क्या करती हैं, ज्ञानेंद्री मैंने आपको 5 ग्राही अंग बताए थे फर्स्ट वीडियो में। तो ये क्या करती हैं, ये उद्दीपन ग्रहण कर लिया, इनके पास उद्दीपन आ गया, उद्दीपन ज्ञानेंद्री ने महसूस किया। अब क्या होता है, संवेदी तंत्रिका के माध्यम से ये कहाँ जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास ये उद्दीपन गया, संवेदी तंत्रिका के माध्यम से। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जहाँ हमारा ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और मस्तिष्क व मेरुरज्जु है, वो क्या करेगा, सूचना प्राप्त करता है व संसाधित करना, सूचना को प्राप्त करना, उसको एनालाइज करना, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने कार्य किया। और क्या करता है, निर्णय करना व अनुक्रिया उत्पन्न करना। निर्णय करता है कि हमें ये सूचना क्या है और इसका क्या करना है और किस प्रकार की अनुक्रिया देनी है। ये कार्य हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने किया, ये कार्य हो गया। उसने अनुक्रिया उत्पन्न करना, क्या अनुक्रिया उत्पन्न करनी है, ये ब्रेन ने सोच लिया। अब ब्रेन क्या करता है, प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से ये सूचना कहाँ पहुँचाएगा, पेशी ऊतक तक। अब पेशी ऊतक इस सूचना को मतलब किस प्रकार से प्रकट करता है, तो क्या करता है, पेशी ऊतक जो होता है, जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती हैं। अब ये पेशी ऊतक क्या करेगा, जो विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई हैं, ये उस प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करती हैं, मतलब उसका आकार या आकृति में थोड़ा परिवर्तन लाती हैं। परिवर्तन लाने के माध्यम से क्या होता है, जब ये परिवर्तन होता है, पेशी ऊतक ने ये परिवर्तन किया, अपने प्रोटीन के आकार और आकृति में बदलाव किया, तो जो पेशी संकुचन, लास्ट में जो अनुक्रिया होगी वो किस प्रकार से होगी, पेशी संकुचन हो जाती है। मतलब अगर हमें हाथ उठाना है तो हमारा हाथ उठ जाता है, किस प्रकार हाथ उठेगा, वहाँ पर पेशी कोशिकाएं क्या करती हैं, इनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। वहाँ पे प्रोटीन की वजह से आकृति व व्यवस्था दोनों ही बदलती है। और जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी को नई आकृति देती है। जब ये घटना हुई, प्रोटीन ने अपनी आकृति बदली, आकृति व्यवस्था दोनों बदली, और जब ये घटना होती है तो क्या होती है, पेशी को अपनी नई आकृति मिल जाती है, जिस प्रकार से अनुक्रिया करनी है उस प्रकार से। तो ये हो गया कि इनके बीच में, तंत्रिका ऊतक व पेशी ऊतक के बीच में समन्वय किस प्रकार से होता है। इसको समझ में आ गया होगा, एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ज्ञानेंद्री उद्दीपन ग्रहण करती है, उसने देखा क्या उद्दीपन उसको प्राप्त हुआ है। फिर ज्ञानेंद्री संवेदी तंत्रिका के माध्यम से सूचना पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, सूचना प्राप्त करता है, संसाधित करेगा और निर्णय लेगा कि क्या अनुक्रिया करनी है। तो ये निर्णय अपना प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से
पेशी ऊतक तक पहुंचाएगा। अब पेशी ऊतक वहाँ पे क्या कार्य करता है, वो प्रोटीन से बना होता है, विशेष प्रकार की प्रोटीनों से बना होता है जो अपनी आकृति और व्यवस्था बदलती हैं वहाँ पर पेशी ऊतक में। और जब ये आकृति व्यवस्था बदलती है तो वह घटना पेशी को क्या होता है, नई आकृति प्रदान करती है। तो वह हमारी अनुक्रिया हो गई। पेशी संकुचन क्या हो गई, हमारी अनुक्रिया हो गई। तो ये दोनों के बीच में समन्वय था। अब हम लोग जानते हैं कि ये विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र जो है उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या हैं। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से हमें एक दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। पहली जो लिमिटेशन है वो है, विद्युत संकेत केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं। केवल विद्युत संकेत उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हैं, और उन कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगा जो तंत्रिका तंत्र से नहीं जुड़ी हैं। दूसरा है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। जब एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न हो गया तो कोशिका को नया विद्युत आवेग उत्पन्न करने से पहले क्या करेगी, वो कुछ समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। ये भी इसकी दूसरी लिमिटेशन है। अब ये दो लिमिटेशंस थी हमारे विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की। इसकी वजह से हमें एक नया मेथड ढूंढना पड़ा, जिसकी वजह से जब ये समय लग रहा है उसमें उतने टाइम तक, या उन कोशिकाओं तक जहाँ तक विद्युत संकेत नहीं पहुँच रहा है, तो वहाँ तक सूचना किस प्रकार से पहुँचाई जाए। तो उसके लिए क्या हुआ, विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो उसके लिए क्या हुआ, जो इसकी सीमाएं थी, जो इसकी लिमिटेशन थी विद्युत संचरण की, तो उसके लिए उसको दूर करने के लिए हमारे शरीर में क्या उत्पन्न हुआ, क्या शुरू हुआ, रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो ये रासायनिक संचरण हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी का बनाऊंगी जिसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ेंगे। तो ये हमारा रासायनिक संचरण है, ये किस प्रकार होता है, ये हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।